बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है डाइवर्जेंस थ्योरम बयान करें। तो डाइवर्जेंस थ्योरम जो हमने पीछे पढ़ा था कि किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है, जिसको हमने वहाँ वेक्टर ए लिया था, ए डॉट डी एस, और सरफेस इंटीग्रल निकाला था। ठीक है, ए डॉट डी एस मैं अभी आपको दिखा दूँ जो हमने ये देखी, सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल को लिखा जाता है। ठीक है, ये वाली चीज़ एफ डॉट डी एस और सरफेस इंटीग्रल। अब एफ हमने वेक्टर लिया था। अब इस केस में जब हमने डाइवर्जेंस थ्योरम को करना है तो एफ की जगह वेक्टर डी लेंगे। यहाँ डी फ्लक्स डेंसिटी है, डी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी। तो किसी सतह से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है वो सरफेस इंटीग्रल होता है, एफ डॉट डी एस। ठीक है, अब इसमें देखें सरफेस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये हमारा, तो किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हमेशा जो यानी कि डी डॉट डी ऐसी होता है। ये वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास आ गई है, जो अभी हमने पढ़ी है, डी डॉट डी ऐसे होता है। कुल फ्लक्स हमेशा फ्लक्स डेंसिटी जो होती है डी जो होती है उसकी डाइवर्जेंस के इंटीग्रल के बराबर है, डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। राइट साइड देख लें। अब डेल डॉट डी है तो डेल डॉट डी जब भी हो तो वो डाइवर्जेंस होती है, और साथ डेल वी लिखा हुआ तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो असल में ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा है कि डी डॉट डी एस जो होता है वो डेल डॉट डी और डी वी होता है। इधर डी एस होगा उधर डी वी होगा, तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम। कुल फ्लक्स फ्लक्स डेंसिटी की फ्लक्स डेंसिटी के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। यहाँ इंटीग्रल सिर्फ लिखा है, आप इसको वॉल्यूम भी लिख सकते हैं क्योंकि एक तरफ सरफेस इंटीग्रल है और दूसरी तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो ये डाइवर्जेंस थ्योरम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ल। इससे क्या मतलब है? कर्ल रोटेशन को कहते हैं। कर्ल बुनियादी तौर पर सर्कुलेशन, रोटेशन, सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया को कहते हैं। इसे आमतौर पर सर्कुलेशन डेंसिटी या रेट ऑफ रोटेशन भी कहा जाता है। सर्कुलेशन डेंसिटी या रेट ऑफ रोटेशन, सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया को कर्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर के कर्ल से क्या मतलब है? किसी वेक्टर का कर्ल क्या होता है? तो वेक्टर के कर्ल से मुराद ये है कि एक पॉइंट के गिर्द वेक्टर फील्ड सर्कुलेशन को ज़ाहिर करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है इसे कर्ल कहते हैं। आगे हम इसको मज़ीद देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि कर्ल क्या होता है। कर्ल एक वेक्टर फील्ड का एक पॉइंट के गिर्द रोटेशन है कि जितनी ज़्यादा रोटेशन होगी उतनी कर्ल ज़्यादा होगी। और मैथमेटिकली कर्ल जो होता है डेल क्रॉस ए, ये डिटर्मिनेंट होता है। ऊपर आप लिखेंगे आई जे के, नीचे क्योंकि डेल पहले है तो वो पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएंगे, उसके बाद ए एक्स ए वाई ए जी, ये वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो ऊपर आ जाएगा आई एक्स आई वाई आई जी, फिर डेल, क्योंकि डेल जो होता है वो पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, डेल एक्स डेल वाई डेल जी, पार्शियल एक्स पार्शियल वाई पार्शियल जी, और फिर ए एक्स ए वाई ए जी। अब आगे आ जी कर्ल को बयान करें। तो कर्ल बुनियादी तौर पर एक वेक्टर ऑपरेशन जैसे रोटेशन और उससे मुंसलिक वेक्टर फील्ड को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक एग्जांपल दिखाई गई है। एक दरिया है, उसमें एक पैडल व्हील है, ठीक है, रोटेट जो करेगा। अगर ये पैडल व्हील जो है, अगर पैडल व्हील दरिया के बिल्कुल सेंटर में हो तो ये नहीं घूमेगा। उसकी वजह ये है कि उस पैडल व्हील के दोनों तरफ जो पानी की वेलोसिटी है वो जैसी है, यानी कि ज़्यादा होगी और एक जैसी होगी। इसलिए इस पॉइंट पर हम कहते हैं जो कर्ल है वेलोसिटी का, जो कर्ल है वेलोसिटी वेक्टर है वो ज़ीरो होगी। सेकंड इसी की एग्जांपल हम ये लेते हैं कि अगर ये पैडल व्हील जो है वो दरिया के किनारे पर है, जब किनारे पर होगा तो किनारे वाली साइड जो है वहाँ वेलोसिटी की स्पीड कम होगी, जबकि दरिया वाली साइड पर वेलोसिटी की स्पीड ज़्यादा होगी। इसका मतलब है पैडल व्हील घूमना शुरू करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा, तो इसमें उसकी यानी कि कर्ल होगी, रोटेशन की सिमत भी होगी और मैग्नीट्यूड होगी, यानी कि सिमत भी होगी रोटेशन की व्हील के घूमने की, और उसकी जो है मैग्नीट्यूड भी होगा।
कर्ल ऑप्शन लेने पर रोटेशन की सीमत और मैग्नीट्यूड दोनों को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कर्ल है, एक वेक्टर फील्ड का किसी पॉइंट के गिर्द रोटेट करना, घूमना, उसे कर्ल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी स्टोक्स थ्योरम। पहले हमने डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ा है। डाइवर्जेंस थ्योरम किसी सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो डी डॉट डी एस लिखा था, इनकी सरफेस इंटीग्रल, उसको डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, डेल डॉट डी और फिर डी वी। ये जो स्टोक थ्योरम होता है ये लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, स्टोक थ्योरम लाइन इंटीग्रल को सरफेस में और डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। अब इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक क्लोज पाथ के गिर्द एक वेक्टर लाइन का इंटीग्रल, यानी कि एक तरफ लाइन इंटीग्रल होगा, हमेशा उसके कर्ल के नॉर्मल कंपोनेंट के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। यानी कि एक क्लोज पाथ है, लाइन है, क्लोज पाथ है, कर्व है, उसका अगर लाइन इंटीग्रल लिया जाए तो वो जो कर्ल का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा उसके सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। तो इस केस में हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ये देख लें जी। एच डॉट डी एल, यानी कि यहाँ जो वेक्टर लिया है जिसका हमने कर्ल फाइंड करना है वो एच है, तो लेफ्ट साइड पर होगा एच डॉट डी एल, यानी कि जब लाइन इंटीग्रल होता है वो एच डॉट डी एल होता है, जब सरफेस इंटीग्रल होता है वो डी डॉट डी एस होता है। इधर लाइन इंटीग्रल हो गया, और दूसरी तरफ जो लिखेंगे हम कर्ल लिखेंगे, तो एच की कर्ल लिखने का तरीका कार ये है कि डेल क्रॉस एच लिखते हैं, डेल क्रॉस एच। डाइवर्जेंस डेल डॉट डी होता है, जब कर्ल लिखते हैं तो डेल क्रॉस एच, और चूँकि ये सरफेस इंटीग्रल इसलिए इसके साथ डी एस भी लिखा है। तो लाइन इंटीग्रल लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर सरफेस इंटीग्रल, कर्ल का सरफेस इंटीग्रल, तो इसे कहते हैं स्टोक थ्योरम। नेक्स्ट है लैप्लासियन ऑफ स्केलर से क्या मुराद है। लैप्लासियन बुनियादी तौर पर आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या डेरिवेटिव लेते हैं। इसको मालूम करने का तरीका तो यही है, ये जो लिखा हुआ है ये वाला, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, फिर सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, फिर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। ये ज़ीरो के बराबर वाला ना, ये अपना फिलहाल ना लिखें, ठीक है। इसको मैं अगली लाइन में, अच्छा अब यहाँ तो डेल स्क्वायर वी लिख दिया, लेकिन आप देखते हैं कि डेल स्क्वायर वी आता कैसे, क्योंकि पहले तो हमने तो सिर्फ ऑपरेटर तो डेल होता है, तो असल में ये होता है कि ये मैंने ग्रेडियंट ऑफ वी लिखा है। अगर ग्रेडियंट ऑफ वी की डाइवर्जेंस निकाले जाए, ये चीज़, ठीक है, अब ये डाइवर्जेंस है, यानी कि डेल डॉट डेल वी, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी है, इसे कहते हैं लैप्लासियन। अगले पेज पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें जी, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ए सिंगल ऑपरेटर विच इज़ द कंपोजिट ऑफ ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस, इसमें ग्रेडियंट भी लेते हैं और डाइवर्जेंस भी लेते हैं, उसे कहते हैं लैप्लासियन। दिस ऑपरेटर इज नोन एज लैप्लासियन। द लैप्लासियन ऑफ स्केलर फील्ड वी रिटन एज डेल स्क्वायर वी इज द डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ वी, ये आपने याद रखना है, ये वाला फिक्रा। डेल स्क्वायर वी इज द डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी, मैथमेटिकली आप देख सकते हैं ये कि लैप्लासियन वी इज इक्वल टू डेल डॉट डेल वी। अब जो v के साथ डेल है वो ग्रेडियंट है, और पीछे जो डेल डॉट है ये हम डाइवर्जेंस ले रहे हैं, तो ये इसलिए इक्वल आ जाता है। तो ये फिक्रा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v। बाकी जो वहाँ लिखा हुआ ना डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू ज़ीरो कब होता है, तो अगर एक फील्ड जो है स्केलर फील्ड वो हार्मोनिक होगी, ये है जी, स्केलर फील्ड v इज सेड टू बी हार्मोनिक इफ डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वो हार्मोनिक कहलाएगी, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच।